तो आप सभी बता देंगे कि क्या बेटा आप लोग रेडी हैं? सर हम लोग रेडी हैं, आपके पास कॉपी पुस्तक होना चाहिए। और आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना बेटा, आपको समझना है स्टोरी, और स्टोरी सुनना है और उसको कनेक्ट करना है। सो कनेक्टिविटी होना चाहिए, स्टोरी सुनना है, कनेक्टिविटी हो, और आपको हमेशा अपने आप से आंसर करना है। एक सेल्फ क्वेश्चंस हमेशा आप अपने आप से करना कि जो भी आपने पढ़ा है उसका वाट और वाई ये दोनों आपको पता है कि नहीं, ये देख लेना। क्यों है और कैसे है ना। अगर वाट और वाई आपको पता है तो डेफिनेटली आप जो है इन दोनों को कनेक्ट कर लोगे, तो यहां से बनती है आपकी कहानी। तो अगर आपने बना लिया स्टोरी, तो ये स्टोरी आपको हेल्प करेगा किसके लिए? सर ये स्टोरी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। आप याद रखना इन सब बातों को। तो क्वेश्चंस कौन सा? गेट के क्वेश्चंस को समझने के लिए आप अगर स्टोरी क्रिएट कर लिए तो ये आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो अगर आप क्वेश्चंस को समझ गए तो गेट क्रैक है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं टोकूंगा और रोकूंगा। सर किसके लिए टोक रहे हैं, रोक रहे हैं? सबसे पहली बात कि आपको जो है यहां पे पीएचडी नहीं करना है, नो पीएचडी। तो आपको पीएचडी नहीं करना है, आपके पास समय कम है ना, आपके पास समय जो है वो कम है, इसलिए आपने ये कोर्स लिया है, वरना क्यों लेते? स्मार्ट कोर्स तो समय कम वालों के लिए है ना। यस सर। तो अगर समय कम है तो कभी भी किसी भी टॉपिक के जिस पर्टिकुलर पैरामीटर में मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही आपको डील करना है। पैरामीटर और कंसेप्ट इसको लिमिट रखना है, ये जो है ये लिमिटेड होनी चाहिए, है ना। बुक पढ़ने की अभी नीड नहीं है, नो बुक्स, आपको कोई भी बुक पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ये सब बात। समय कम है, पैरामीटर कंसेप्ट लिमिटेड रखना है, कोई भी बुक पढ़ने की रीत नहीं है। सर रामायण गीता पढ़ सकते हैं क्या? आपकी मर्जी भाई, रामायण गीता पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है तो आपकी मर्जी, वरना आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड अभी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा मोटा कोई डाउट आता है तो आप हल्का सा गूगल कर सकते हैं, है ना, गूगल कर सकते हैं स्मॉल डाउट्स के लिए, लेकिन उसमें टाइम पास मत करते रहना। स्मॉल डाउट्स के लिए आप गूगल कर सकते हैं, बट यहां पे टाइम पास मत करते रहना कि यहां से भी पढ़ लिया वहां से भी पढ़ लिया, नो टाइम पास यहां पे। तो बिल्कुल मोटिवेट रहिए। आप कम समय में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो अपने आप को भी चीजों में रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, है ना। अगर चीजों में रेस्ट्रिक्टेड नहीं करेंगे तो पागल हो जाओगे, और पागल आदमी कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो पागल नहीं होना है, क्योंकि बहुत अच्छी है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डील करना चाहता हूं मैं। सो जो भी चीजें हैं आपको जो भी पता है, ठीक है, उतने में ही आप संतुष्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो सिर्फ मेरी सुनिए और किसी की मत सुनिए, बुक्स करने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा गूगल आप कर सकते हैं स्मॉल क्वेरीज के लिए, छोटे मोटे आंसर्स आपको मिलेंगे, उसको आप ले सकते हो, अपने शब्दों में उसको पिरो सकते हो, जोड़ सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में मत जाइएगा। ठीक है, तो 12-12 आ जाएगा। इस सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स होते हैं वो वेरी करते हैं, 10 से लेके 15 मार्च के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। 15 मार्च के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है इसमें कम से कम, क्योंकि 100 में 100 तो किसी को नहीं मिलता, आइडियलिटी इतनी नहीं रहती, तो अगर 15 मार्च के क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो है वो 13 मार्च तो लेके आ ही जाओगे, है ना। 100% एफिशिएंसी तो नहीं होती है, मैं इतने मार्क्स की वादा कर सकता हूं कि 15 नंबर का आता है तो 13,
10 नंबर का आता है तो 9। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। मैं 100% का वादा तो आपसे कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उतनी एफिशिएंसी किसी के नहीं हो सकती स्टूडेंट्स लाइफ में, है ना। तो डिफिकल्ट चीजें भी हम लोग करेंगे, काफी सारी चीजें आपको दिया गया है। तो आप जो है वो इन सब चीजों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं जो चीज बोल रहा हूं उतना ही मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। एकदम आप उसके लिए जान दे देंगे तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको गेट 22 एग्जाम क्लियर करना है। और गेट 22 एग्जाम में सिर्फ ईडीसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, सभी। तो सारे सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपको पढ़ना है। तो कोई भी चीज के लिए मैं 100% नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आपको बढ़िया से कॉपी बनाना है। हाँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ चीजें मैं आपको आज बता देता हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब सॉल्व आप करते हैं तो आप बड़ा ध्यान रखिएगा किसका, एक्यूरेसी का। ये बात मेरी याद रखना, एक्यूरेसी का ध्यान रखना कि आपको आंसर जो है वो एक्यूरेट आंसर पे ही क्वेश्चन के नंबर मिलते हैं। अगर आपके आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के आंसर एक्यूरेट लाने की कोशिश करना। किसी क्वेश्चन में, है ना, किसी क्वेश्चन में आपको अगर आधे हाफ आवर्स लग जाते हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लग जाते हैं और वो क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को आधे घंटे से पहले मत छोड़ना, प्रिपरेशन के टाइम। एग्जाम में छोड़ देना, ये मैं प्रिपरेशन टाइम की बात कर रहा हूं, जब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। सो ये जो है ये प्रिपरेशन टाइम की बात कर रहा हूं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको आधे घंटे लग भी जाते हैं तो यू मस्ट प्रोवाइड, ईडीसी में मैं बता रहा हूं, यू मस्ट प्रोवाइड, ये आप प्रोवाइड कर देना आधा घंटा। कारण ये है क्योंकि ये आधा घंटा आपको काफी कुछ सिखा के जाएगा। सो ये जो है ये आपको सिखाएगा, यू मस्ट लर्न, आपको काफी कुछ सिखा जाएगा। सो यू मस्ट लर्न मेनी थिंग, है ना। तो ये कभी छोड़ना मत, आप काफी कुछ सीखोगे, ठीक है। यस नवराज यादव, आपका मैसेज शो हो रहा है। तो ये सब बातें मैंने इंपॉर्टेंट थी और आपको मुझे बताना था। अगर इसके अलावा कोई भी चीज आपको लगे कि आप मेरे से सुनना चाहते हैं, चाहे अरिजीत सिंह के गाने, तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर एक बार गाना तो सुना दो, ठीक है। लेकिन स्मार्ट कोर्स में गाना गाना सख्त मना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे काफी सारी चीजों की, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, तो यहां पे हम लोग सर्किट्स वाले क्वेश्चन नहीं बनाते, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये सर्किट्स के क्वेश्चन हम नहीं बनाते। क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, है ना, नहीं करना है, क्योंकि ये सर्किट्स के क्वेश्चन जो है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में है। लेकिन फिर भी मैं यहां पे जो आपका सबसे अच्छा टॉपिक है जो कि मॉसफेट है, इस टॉपिक में मैं कुछ सर्किट के क्वेश्चंस अलाउड करूंगा। तो ये एक्सेप्शनल है, मॉसफेट जो है वो एक्सेप्शनल है यहां पे, क्योंकि इसमें मैं सर्किट्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आप पीडीसी में सर्किट्स वाले क्वेश्चंस इंक्लूड मत करना, मॉसफेट में सर्किट्स के क्वेश्चंस हम करेंगे, ये करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कुछ सर्किट्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि बायसिंग ऑफ रीजन ऑफ प्रिपरेशन पे होगा। तो ये जो है ये बायसिंग या फिर रीजन ऑफ ऑपरेशन में होगा, रीजन ऑफ ऑपरेशंस पे होगा। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। तो सर्किट के क्वेश्चंस को ईडीसी के क्वेश्चन बोल के कई सारे इंस्टीट्यूट करवाते हैं, वो है नहीं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये है आपके सब्जेक्ट का नाम। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स हम लोग बोल देते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है ईडीसी बोलने का, लेकिन आपका सब्जेक्ट का नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सिर्फ और सिर्फ। तो यहां पे सर्किट्स नहीं है, सर्किट्स वाले क्वेश्चन जो है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सॉल्व करते हैं। तो हम जो सिलेबस को फॉलो करेंगे, फटाफट से मैं सिलेबस को लिख देता हूं। तो हम जो सिलेबस को फॉलो करेंगे, ठीक है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक बात ब्रह्म वाक्य है और हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपको बाहर भी जाना है तो अपना मोबाइल लेके जाइएगा। कोई भी बात जो है वो आपके सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। हर एक बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब कोई मेरा नाम भी पूछ रहा है, तो नाम पूछो या पता पूछो, सब हम बताने को तैयार है। अगर किसी को मेरा नाम नहीं पता है और कोर्स लेके बैठा है तो ये तो मेरे लिए आज 8वां अजूबा हो गया है बेटा। कौन सा अजूबा हो गया है? ये 8वां अजूबा हो गया। तो मैंने अपना नाम बता दिया। और राहुल, इनका नाम मैंने सुना है लेकिन इन्होंने मेरा नाम नहीं सुना है। सिलेबस ओवरव्यू सर जो आप पढ़ाएंगे, तो मैं यहाँ पे सिलेबस बता दे रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो सिलेबस जो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का करवाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे सिलेबस आपको बता देता हूँ। सिलेबस में पहला यूनिट है, अंदर का सिलेबस तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। पहला यूनिट जो है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम लोग करेंगे। बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, बेसिक सेमी, और ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, और इस चैप्टर के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। स्किप मत कीजिएगा इस चैप्टर को। और जो भी क्लास अटेंड कर रहा है, हार्डली मेरा 4 से 5 दिन में ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा। जो भी क्लास अटेंड कर रहा है वो इस टॉपिक को जरूर से करना, ठीक है। तो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर का कंस्ट्रक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें एनर्जी बैंड डायग्राम, और सेमीकंडक्टर का इंट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर का एक्सट्रिंसिक, काफी सारी टर्मिनोलॉजीज जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन, डीजनरेटेड, नॉन डीजनरेटेड, उसके अलावा हमारे पास यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जिस तरीके के टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में इसी टॉपिक में आपका क्लियरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं हॉल इफेक्ट नहीं करवाऊंगा क्योंकि हॉल इफेक्ट के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं ना? यस, सुनते रहिएगा ध्यान से। सेकेंड यूनिट में आप क्या कराने वाले हैं? सर सेकेंड यूनिट में मैं यहां पे आपको पीएन जंक्शन करवाने वाला हूं, और पीएन जंक्शन तभी आपको समझ में जाएगा जब आप बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ लेंगे। बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद थर्ड यूनिट में क्या करवाने वाले हैं? थर्ड यूनिट में मैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर करवाने वाला हूं। तो ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसको मैं आपके लिए लैब में जो चीज होता है वो मैं फुल क्लास में बताता हूं। यहां पे लैब में जो चीजें होती है वो हम लोग यहां पे डील नहीं करेंगे, एकदम कंस्ट्रिक्ट रहेंगे। जो आपके पास गेट में आता है सिर्फ उसी बातों को यहां पे करेंगे। फोर्थ यूनिट में क्या कराने वाले? यस, अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में हमारा सबसे स्पेशल पार्ट जो कि मॉसफेट है, ये मैं करवाने वाला हूं। फोर्थ यूनिट में आपको मॉसफेट मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम लोग फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में क्या करवाने वाले? फिफ्थ यूनिट में हम लोग मॉस कैपेसिटर को डील करने वाले, मॉस कैपेसिटर को डील करने वाले। हालांकि मॉस कैपेसिटर जो है वो बड़ा इजी है, अगर आपने मॉसफेट समझ लिया तो ये मॉस पे कैपेसिटर है। किसी का डाउट ये हो सकता है कि हम सीमॉस कहां करेंगे, तो सीमॉस जो है मैं इसी के अंदर ही करा दूंगा, मॉसफेट के अंदर ही कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी करवा दूंगा। और अगर मैं सिक्स्थ यूनिट की बात करूं तो सिक्स्थ यूनिट में हम यहां पे स्पेशल डायोड्स करने वाले। तो ये सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, मेरी मुंह जबानी और आपका साथ यहां पे चाहिए। ठीक है, सारी पार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स है ना। ये आपके पास है बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। तो एक एक करके सुनते जाना और समझते जाना। थर्मल स्टेबलाइजेशन नहीं है बेटा, थर्मल स्टेबलाइजेशन ईडीसी का पार्ट नहीं है ना, वो हम नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, वो पीडी वालों को स्पेशली दिया गया है। थर्मल स्टेबलाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ ईडीसी। सर मैंने आपका क्रैश कोर्स लिया था, फिर मैं आपका वेट कर रहा था ईडीसी पढ़ने का। मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दीजिए। मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता गेट के एग्जाम में, ये बात आप याद रखना। मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, कभी किसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी पार्ट से क्वेश्चन नहीं आते। अगर यहां से क्वेश्चन आएंगे तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पे आ सकते हैं, है ना। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए
एग्जैक्टली किसी साल इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी साल यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, किसी साल यहां से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, किसी साल यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे, करीबन आप बोल सकते हैं कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, है ना। और यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां से कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी गेट में यूनिफॉर्म नहीं होता। तो आप जो किसी से भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पूछेंगे तो वो थोड़ा सा हंस देगा, कोने में जाएगा, अरे यार मतलब क्या पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं पूछा जाता, है ना। जीनर डायोड जो है वो एक स्पेशल डायोड्स में आता है जिसका बेसिक आइडिया हम लोग यहां पे लेंगे, लेकिन उसके सर्किट्स वाले क्वेश्चन हम लोग यहां पे नहीं करते हैं। सर्किट के क्वेश्चन जो है वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में एनालॉग में किया जाता है। सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो फटाफट से पूछ लो, है ना। सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फटाफट से पूछ लो। जीनर डायोड का मैन्युफैक्चरिंग और जीनर डायोड का वर्किंग हम लोग यहां पे करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन जीनर डायोड से सर्किट्स वाले क्वेश्चन को हम यहां पे नहीं बनाते। और जीनर डायोड्स के सर्किट वाले क्वेश्चन का नाम होता है वोल्टेज रेगुलेटर, और वोल्टेज रेगुलेटर के क्वेश्चंस हम ईडीसी में डील नहीं करते क्योंकि वो एनालॉग सर्किट का पार्ट होता है, ठीक है। अभी तक क्या हुआ है प्लीज बता दीजिए। कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सर मैंने क्रैश कोर्स के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहां से करनी होगी सर? क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो वर्कबुक मिलेगा, उससे आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग को शायद डोपामाइन 555 फ्री में दिया गया है। डोपामाइन मिल गया है क्या आप लोगों को? ठीक है, डोपामाइन के बारे में बताएंगे। डोपामाइन 355 नहीं 555 डोपामाइन दिया गया है क्या? दिया गया है क्या? यस सर, फ्री फॉर अस। तो बस क्वेश्चन के लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डोपामाइन में काफी सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, बेहतरीन मिलेंगे, और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। और आपको अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा कुछ दिनों बाद, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आईसी टेक्नोलॉजी सिलेबस में नहीं है बेटा, आईसी टेक्नोलॉजी इज नॉट इन सिलेबस। किसी को भी डाउट है कि हम आईसी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आईसी टेक्नोलॉजी इज नॉट इन सिलेबस। ये सिलेबस से हट गया है। इज नॉट इन सिलेबस, इज नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है। किसी को यह भी डाउट हो सकता है कि हम जेफेट यहां पे क्यों नहीं लिखे, तो जेफेट भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपका दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। 555 में जो आपको मिलने वाला है वो आपकी दिमाग की बत्ती खोल देगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट्स में 555 क्वेश्चंस मिलेंगे, रहेंगे क्या? नहीं भैया, उतना क्वेश्चंस कर भी नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे। तो इतने क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे उसमें काफी सारे कंसेप्ट्स एक साथ मर्ज करके प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्वेश्चन अगर एक भी रहेगा तो उसमें 4 कंसेप्ट्स रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको प्रॉपर चीजें पता भी चल जाएगी। सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सिलेबस में कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सिलेबस में चेंजेस हुए तो ये दोनों पार्ट्स जो है वो रिमूव हुए, कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। हाँ, मेरे असाइनमेंट, डोपामाइन और वर्कबुक ये तीनों इनफ होगा आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने में और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स को समझाने में। लेकिन सर वही क्वेश्चन गेट 22 में आएगा क्या? अगर आप सोच रहे हो तो आप पागल हो गए हो। ऐसा नहीं आएगा, वही क्वेश्चन गेट 22 में नहीं आएगा, लेकिन उसके बेस्ड कंसेप्ट्स, उससे बेस्ड फॉर्मूलेस आपके गेट 22 में एक डिफरेंट स्टोरी के फॉर्म में लिखा होगा। आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। वो तभी पकड़ पाएंगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व किए हो।
तो आपने अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व किए हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उससे मिलता जुलता, कंसेप्चुअली मिलता जुलता चीज जो है वो आपको गेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बना के जाना। क्यों, कैसे? क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, इसमें ये पाया गया है, ये देखा गया है 100% टाइम कि क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स और फॉर्मूले मिलते जुलते रहते हैं। बस वो लोग जो स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चंस में, वो अलग अलग होता है हर साल। तो उस स्टेटमेंट को पढ़ के क्वेश्चन की फीलिंग को समझनी रहती है। तो इसलिए मैं बोला था आपकी खोपड़ी में थोड़ा सा क्रिएटिव चीजें जनरेट करके रखना कि भाई मेरे को क्रिएटिव होना है, मेरे को टेंशन नहीं लेना है। वही क्वेश्चन नहीं आएगा सर, दास सर जो पढ़ाए थे वो नहीं आया। अरे वो सेमेस्टर में होता है, 11 तक होता है, 12 तक होता है। अभी गेट का एग्जाम देने वाले हैं, गेट को गेट की तरह लीजिए, 11 12 की तरह मत लीजिए कि भाई सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो ना कौन कौन से आएंगे, उसको पढ़ के मैं आऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा वाला नहीं होता, ठीक है? गलत तरीके से गलत चीजें नहीं लेंगे, गलत तरीके से गलत चीजें नहीं लेंगे, ठीक है? ओके, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग जब सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर है हमारे पास बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है? कंडक्टर फिजिक्स, ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है? तो एक्चुअली में आपको यहां पे ऐसा समझना चाहिए कि हम सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला ना स्टोरी क्रिएट करना है। सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो वाई सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज सेमीकंडक्टर। अगर इन दोनों का आंसर आपके पास है तो आप ना गजब का कनेक्ट कर जाओगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो वाई सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज सेमीकंडक्टर। तो कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, तो मैं आपको थोड़ा पढ़ने का तरीका सिखाता हूं, उसके साथ साथ कंसेप्ट भी डील होता रहेगा, ठीक है? यहां से चालू होता है हमारा चैप्टर बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जो कि फर्स्ट यूनिट है, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट कर दिए फर्स्ट यूनिट, और बहुत जल्दी हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो स्मार्ट कोर्स में स्मार्ट तरीके से खत्म करूंगा। मैं स्मार्ट कोर्स में स्मार्ट तरीके से खत्म करूंगा। इसको किसी भी और कोर्स से कंपेयर मत कीजिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसके नोट्स भी डिफरेंट रहेंगे, कोर्स में जो मैं बताने वाला हूं वो भी डिफरेंट रहेगा, कोर्स में जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो भी डिफरेंट रहेगा, ठीक है? सर आपने जो YouTube में पढ़ाया था वो तो अलग था सर, यहां अलग है, ये सब बातें का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे को 555 बार पढ़ाने बोलोगे तो 555 बार अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता हूं। सर मेरे को 555 दिन पढ़ाने बोलूंगा, 555 दिन 12 घंटे में आपको अलग अलग चीजें बता सकता हूं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इतने सारे कंसेप्ट है और इतनी सारी बातें करने के लिए योग्य चीजें हैं। तो जैसा आप प्रोवाइड करोगे समय और जैसा आप प्रोवाइड करोगे कोर्स का नाम, वैसा मैं कोर्स प्रोवाइड कर पाऊंगा। ये मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है? ठीक है, तो यहां पे वाट एंड वाई। तो हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर का मतलब होता है ये जो है ये हाफ कंडक्टिंग है। सेमी का मतलब होता है हाफ और ये कंडक्टर है, इसका मतलब ही ये पूरी तरह कंडक्टर नहीं है, ये पूरी तरह कंडक्टर नहीं है। और ये जो है ये हाफ इंसुलेटर है, इसका मतलब है कि ये पूरी तरह इंसुलेटर भी नहीं है। मतलब हमारे पास अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो 3 तरीके के मटेरियल्स आते हैं जिसको हम लोग इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल मटेरियल के नाम से जानते हैं। व्हाट आर दोस 3 मटेरियल्स? तो हमारे पास बेसिकली थ्री मटेरियल होते हैं, या फिर सॉलिड होता है मटेरियल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल मटेरियल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है? वो कौन कौन से हैं अगर उसके बारे में बात करें तो पहला है हमारे पास देखिए सॉलिड भी लिखा हूं मैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, गजब गजब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला है हमारे पास कंडक्टर। क्या है सर? कंडक्टर है, स्टोरी क्रिएट कर लेना। दूसरा है हमारे पास इंसुलेटर, ये दूसरा मटेरियल है। और तीसरा है हमारे पास सेमीकंडक्टर, ये 3 अलग अलग मटेरियल है, ठीक है? समझते रहना, फटाक से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये तीन मटेरियल है,
तो हमने बोला कि सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो कि ना तो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है। इसका मतलब है ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ये कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है, ये इंसुलेटर की तरह भी क्रिएट कर सकता है। मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। दुनिया में कोई भी मटेरियल या कोई भी इंसान जो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है समय के अनुसार, आज की डेट में उसी का इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं 555 दिन भी पढ़ा सकता हूं, कोर्स के नाम से मैं अपने कोर्स का कंटेंट भी चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो भी चीज है, तो यहां पे सेमीकंडक्टर जो है वो हाफ कंडक्टर हाफ इंसुलेटर है। तो अगर ये हाफ कंडक्टर हाफ इंसुलेटर है, इसका मतलब है ये सेमी है। सेमी सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। तो अगर हम लोग ये कंडक्टर या फिर इंसुलेटर दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, तो इसका जो यूज है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका जो यूज है ये दिन ब दिन बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि हम अगर इन दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है इसकी कंडक्टिविटी, इसका मतलब है इसकी कंडक्टिविटी, ध्यान से सुनते रहना, कंडक्टिविटी। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं या फिर वेरी कर सकते हैं। तो चेंज कर सकते हैं या फिर वेरी कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल। मेरी बात ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर का यूजफुलनेस और इसका जो हम यूज करते हैं वो बहुत सारे जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें तो भाई ये बिल्कुल अडिग है। कैसे अडिग है? ये बोलता है कि भाई मैं सिर्फ कंडक्ट करूंगा, मैं सिर्फ कंडक्ट करूंगा, मैं इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता, मैं इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता, मना कर दिया है। इंसुलेटर बोला कि मैं सिर्फ एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हूं, मैं सिर्फ एक नॉन कंडक्टर मटेरियल हूं और मैं कभी भी कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भाई, तू भी एक अडिग है, तू भी हट जा, कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में उन्होंने बोला कि मैं हाफ कंडक्टर हूं हाफ इंसुलेटर हूं, मैं सेमी हूं, मेरी कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी को कंट्रोल कर लेना, आप जैसे भी कर सकते हो कर लेना। तो मैं इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करूंगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करूंगा। तो इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर को एक ऐसे मटेरियल के नाम से जानते हैं whose property lies between conductor and insulator। इसी वजह से हम सेमीकंडक्टर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर हम लोग इसको बात करें कि ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को, तो सेमीकंडक्टर, तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। सो व्हाट इज सेमीकंडक्टर? फटाक से, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सर क्यों लिख रहे हैं, ये गेट में आएगा क्या? अरे नहीं भैया, ये गेट में नहीं आएगा, लेकिन आपको व्हाट और वाई जो है वो पता होना चाहिए। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? अगर हमसे कोई पूछे, ये हमसे कोई पूछे व्हाट इज सेमीकंडक्टर, तो हम इसके आंसर करने के लायक रहे, बस इसीलिए मैं इसको लिखवा रहा हूं, वरना ये गेट में नहीं आएगा। सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल, यहां पे फटाक से लिख लीजिए, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल, is a material whose conductivity lies between insulator and conductor। इंसुलेटर एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एंड कंडक्टर, किसी को बेसिक आता है तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर ये सब हमको पता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पे ऐसे हैं जो बेसिक से जानना चाहते हैं। तो सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, बड़ा सिंपल है। तो ये मैंने व्हाट इज सेमीकंडक्टर बता दिया। सो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हम व्हाई सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को हम लोग यूज क्यों करते हैं? व्हाई सेमीकंडक्टर?
तो इसका कारण ये है, सेमीकंडक्टर यूज करने का कारण, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ semiconductor means the properties of semiconductor, properties मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब कंडक्टिविटी ऑफ रेसिस्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और द प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल्ड by changing the parameters which will affect the properties। तो हम लोग उन पैरामीटर्स को चेंज करेंगे जो इसकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे ये जो पैरामीटर्स है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इस पैरामीटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर अभी से ये बताएंगे क्या? नहीं, आगे आगे जाके मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिसको आप चेंज करके सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, मतलब कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब उसकी प्रॉपर्टी आगे आगे आपको पता चलता जाएगा। और अगर किसी को यहां पे ये नहीं पता है कि कंडक्टिविटी क्या है, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन आगे आगे आपको ये पता चल जाएगा। तो इन दोनों को कनेक्ट करना है कि पैरामीटर्स क्या है जो इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, और कंडक्टिविटी क्या है, और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में क्यों लाई करता है। अगर आपके पास इतना दिमागी शक्ति है, सर स्वयं जो है सरस्वती माता मेरे दिमाग में बसती है और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर सकता हूं, तो आप समझ जाना कि आप फर्स्ट यूनिट को समझ सकते हो। तो ये दोनों जो है ये आपको फर्स्ट यूनिट समझा के छोड़ेगा। तो इन दोनों को क्या करना है सर? कनेक्ट करना है। क्या करना है सर? कनेक्ट करना है। तो ये जो है ये फर्स्ट यूनिट बन जाता है। तो समझेंगे स्मार्ट कोर्स में, स्मार्ट तरीके से समझेंगे कि सर आज जो आपने यहां पे लिखा है बस उसी को हमको कनेक्ट करना है क्या? इसी को कनेक्ट करना है क्या? यस बेटा, इसी को कनेक्ट करना है। इन दोनों को अगर आप कनेक्ट कर दिए तो मतलब आप जीत लिए क्या सर? जीत लिए संसार और जीत लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो और उसके बाद उसको कनेक्ट करने का सीख लो। ठीक है, तो वाई सेमीकंडक्टर का मतलब है कि यहां पे हम लोग को लिखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज को हमको वेरी करने का ऑप्शन मिलता है। प्रॉपर्टीज कैन बी वेरी, ये प्रॉपर्टीज को वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग सर्टेन पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स को हम चेंज करके इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से ये मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब किसी को ये नहीं पता कि कंडक्टिविटी क्या है तो वो बड़ा मासूम है, और किसी को ये नहीं पता कि रेसिस्टिविटी क्या है तो बड़ा मासूम है। तो जैसे मैं एक इंसान हूं, मेरी कुछ प्रॉपर्टी है कि मेरे अंदर खून बहता है, मेरे अंदर हड्डी है, मांस है, ये सारी चीजें हैं, और मेरी प्रॉपर्टी ये है कि मैं टीचिंग करता हूं और मैं टीचिंग करता रहूंगा, स्टूडेंट्स के अनुसार मैं बदल सकता हूं। ये सभी मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। तो इंसान की अलग प्रॉपर्टी होती है। वैसी जानवर की प्रॉपर्टी क्या है सर? जानवर की ये प्रॉपर्टी है कि जानवर जो है वो कुछ होते हैं और कुछ जो है वो अपने उस्ताद या फिर बॉस के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं कर पाते। मतलब ना वो मोबाइल बना पाते हैं, ना वो ये बना पाते, ना वो बना पाते, कुछ भी नहीं। मतलब ना उनका घर खुद बना पाते, ऐसा काफी सारी प्रॉपर्टीज है। तो किसी भी चीज की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब जैसी वो पैदा हुआ वैसी उसकी प्रॉपर्टी भी डिफाइन हो जाती है। तो वैसी कंडक्टिविटी अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ। कंडक्टिविटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ये मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो उसमें पहले से होता है, बेसिक प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी क्या है?
वो प्रॉपर्टी ऐसी है, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट। तो ये जो है ये जो है कंडक्टिविटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी। आज थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आगे जाके आपके चीज जो है वो क्लियर। प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का, ये सभी के होता है। एनी मटेरियल, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, सभी की एक प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर by which it allows the current to pass through it। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो कंडक्टिविटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज द वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द कंडक्टिविटी। सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी। और इसी का एक उल्टा प्रॉपर्टी होता है जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, है ना, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी क्या होता है? ये अगेन एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी of material by which it restrict the flow of current through it। तो ये दोनों वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक जगह मैंने रेस्ट्रिक्ट लिख दिया और एक जगह मैंने अलाउ लिख दिया। तो एक जो है रोकता है और ये जाने को देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कंडक्टिविटी किसी मटेरियल, मान लीजिए वो हमारा कंडक्टर है, इसको हम लोग डिफाइन करें तो ये जो है ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, इसको हम बदल नहीं सकते। तो कंडक्टिविटी अगर कंडक्टर का है तो ये बदला नहीं जा सकता, वी कैन नॉट चेंज, इसको बदल नहीं सकते। लेकिन उसी प्रकार अगर कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का है तो आप इसको बदल सकते हैं। इसका मतलब है वी कैन नॉट चेंज, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज। और उसको चेंज करने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स को बदलना पड़ता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार रेसिस्टिविटी जो है वो बिल्कुल कंडक्टिविटी के ऑपोजिट है, और रेसिस्टिविटी के प्रॉपर्टी को भी आप सेमीकंडक्टर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर में चेंज नहीं कर सकते। तो अगर यही कंडक्टिविटी इंसुलेटर है, इंसुलेटर का है, तो क्या इसको बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। आपको ये याद होना चाहिए, नहीं बदल सकते। तो यहां पे एक ही पैरामीटर, एक ही मटेरियल है जिसके पैरामीटर्स को आप बदल सकते हो, वो है सेमीकंडक्टर। इसलिए हम सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं। मैं वाई का मीनिंग बता रहा हूं। तो रेसिस्टिविटी को हम डिफरेंट करते हैं रो से, और रो जो है 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल जो है वो रेसिस्टिविटी होता है, क्योंकि ये अलाउ करता है तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है। तो इसी का मतलब है कि जो कंडक्टिविटी करता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट रेसिस्टिविटी करता है। इन दोनों का फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला को मैं डिराइव करके आपको निकाल के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी से फॉर्मूला में आपको फीलिंग नहीं आएगा। तो वो सारे पॉइंट्स जो हम यहां पे कनेक्ट किए हैं सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बता दिया, यही बेसिक है। और पहले यूनिट में आपको यही सब चीजों के बारे में जानना है। क्या क्या जानना है? अगर पहले यूनिट के बारे में बात करेंगे तो पहले यूनिट में आपको इसी के बारे में जानना है कि आपके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं,
ठीक है, कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टिविटी कैसे होता है, ये सभी आपको पहचानना है। अगर इन दोनों बात को आप कनेक्ट कर लिए तो आपका पहला यूनिट खत्म हो जाता है। कितने प्रतिशत भारतीय को ये सारी बातें कलेक्ट हो गई कि सर आइडिया हो गया कि पहले यूनिट में हमको क्या करना है। ठीक है, अलग तरीके से बताऊंगा, स्मार्ट तरीके से बताऊंगा, आपको पूरा कनेक्ट करूंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, अपने नोट्स तैयार रखिएगा, लेकिन उसमें लिख दीजिएगा कि भाई ये फुल नोट्स नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, ये है स्मार्ट नोट्स। ठीक है सर, ये फुल नोट्स नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, वी आर स्मार्ट पीपल, और ये जो नोट्स है ये स्मार्ट नोट्स है, ये कहीं नहीं मिलेगा। सर क्या बात कर रहे हो, कहीं नहीं मिलेगा? हाँ कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना, है ना, ढूंढ लेना बेटा, कहीं नहीं मिलेगा। तो कोई भी चीज आप दुनिया में पढ़ो मेरे टॉपिक से रिलेटेड, है ना, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आगे आने वाली चीजों को समझ पाए हैं तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो सारे पॉइंट्स को। ठीक है, हाँ, इसको नोट्स को आप गेट के बाद क्या, गेट के पहले, गेट के बाद, जिंदगी में हर पल यूज कर सकते हो। ठीक है, जिंदगी में हर पल आप इस नोट्स को यूज कर सकते हो। क्रैश कोर्स से डिफरेंट होगा ना बेटा, ये कोर्स स्मार्ट कोर्स है, क्रैश कोर्स है, डोपामाइन 555 है, सभी कोर्स अलग अलग है, आदमी वही है। आदमी कौन है सर? आदमी का नाम शिशिर दास है, लेकिन वो पढ़ाता कैसे है सर? अलग अलग कोर्स में अलग अलग पढ़ाते हैं, पता नहीं कैसे ये पढ़ाते हैं, ये भी आप कुछ दिन बाद सोचोगे सर वो अलग अलग कोर्स में अलग अलग टाइप का पढ़ाते हैं, उनके नोट्स जो है वो कोर्स के नाम के अनुसार बदल जाता है। पीडी कोर्स अलग होता है, लाइव कोर्स अलग होता है, स्मार्ट कोर्स अलग होता है। ठीक है, सभी कोर्स अलग अलग होता है। एग्जाम क्लियर करना है, रैंक लाना है, अब जैसे भी नोट्स है ना, जैसे भी नोट्स है आपको एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम के क्वेश्चन समझने हैं और वही आपको क्लियर करना है। नोट डाउन कर लिए क्या बेटा? नोट डाउन करते रहेंगे। कारण ये है कि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, और ये जो है ये डिजिटल बोर्ड है, ये कभी कभी क्रेजी हो जाता है, क्रेजी होके बोलता है कि भाई मैं नोट्स निकालने नहीं दूंगा, है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मेरे साथ नोट्स डाउन करते रहेंगे, नोट्स डाउन करते रहेंगे, जल्दी जल्दी मेरे साथ जिंदगी चलाते रहेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, किसी भी मीडियम के हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे साथ चलते रहेंगे। जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ अपने आप को इस परिस्थिति में ढालते रहेंगे। कौन सी परिस्थिति है सर? सेमीकंडक्टर की परिस्थिति में आप अपने आप को ढालते रहिए और मैं आपके साथ इस सेमीकंडक्टर की परिस्थिति को एनालाइज करता रहूंगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक सभी को क्लियर है? तो मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज किए हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखना। आज पहला दिन है इसलिए मैंने सभी चीजों को हाईलाइट करवाने का सोच लिया है। तो मैंने क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया? मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया वो है कंडक्टिविटी, क्योंकि ईडीसी के सब्जेक्ट में ये सब टर्मिनोलॉजीज का बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो टर्मिनोलॉजी यूज किया वो है रेसिस्टिविटी, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इन सब बातों को याद रखना। उसके अलावा मैंने बोला कि आप कंडक्टर की बात करें, है ना, कंडक्टर की बात करें, इंसुलेटर की बात करें, समझते रहेंगे फटाफट से, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं। इंसुलेटर की बात करें या फिर सेमीकंडक्टर की बात करें, सर जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे वो तो ठीक है, समझ में तो आएगा ना, वो आप बताना समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मैंने यहां पे बोला कि ये तीनों जो है वो मटेरियल है। और किस टाइप का मटेरियल? लिक्विड है क्या? नहीं। गैस है क्या? नहीं। ये तीनों कैसा है? सर ये तीनों सॉलिड है। लेकिन ये तीनों में अंतर है। क्या अंतर है सर? मुझे आज की क्लास अगर मैं कुछ नहीं भी जानता हूं तो ये समझ में आ गया कि कंडक्टर जो है वो करंट को अलाउ करता है, इंसुलेटर जो है वो करंट को रोकता है, और सेमीकंडक्टर है ये अलाउ भी करता है, रोकता भी है। और आप इसकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी को बदल सकते हो कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके, लेकिन वो कौन से पैरामीटर्स है वो अभी आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन एक बात जरूर है सर,
ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जो है वो सॉलिड है। ठीक है, ये तीनों जो है वो सॉलिड है, ये तीनों जो है वो सॉलिड है। अब किसी से मैंने पूछा कि ये सॉलिड किससे बनता है? सर क्या पता सर सॉलिड किससे बनता है? सर सॉलिड नाइट्रोजन गैस से बनता होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। सर सॉलिड किससे बनता है? मेरे अनुसार आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तो ये सॉलिड जो है वो एटम से बनता है। ठीक बोल रहा हूं मैं? यस सर, कोई भी सॉलिड जो है वो एटम से बनता है, क्योंकि एटम जो है वो इसके अंदर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है। अब ये एटम्स किससे बनता है? सर एटम्स तो आपके पास इलेक्ट्रॉन से बनता है। अच्छा, और किससे बनता है बेटा एटम्स? सर एटम्स जो है वो न्यूट्रॉन से बनता है। कनेक्ट करते जाना, ये न्यूट्रॉन से बनता है। और किससे बनता है एटम्स? सर एटम्स जो है वो प्रोटॉन से बनता है। तो ये जो ईडीसी है ना, इसमें हमको इसी डेप्थ पे जाना है। सर ईडीसी में किस लेवल की चीजें पढ़नी है? ईडीसी में ना इस लेवल की चीजें हमको पढ़नी पड़ती है। ये आपका एक्चुअली ईडीसी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स। तो इसमें अगर सर्किट्स को हटा दिया जाए तो आपको ना ये पढ़ना है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको पढ़ना है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, ये सच्चाई है, आपको ईडीसी में यही पढ़ना है। एटम्स, आयोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इसी के बारे में ही पढ़ना है। तो जब तक ईडीसी रहेगा इस धरती पे, जब तक ईडीसी आपके दिमाग में रहेगा, तो आपके वो विजुलाइज करने आना चाहिए, दिखने आना चाहिए। क्या क्या देखना है सर? आपको ये देखने आना चाहिए कि एटम्स कहां पे है, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है, न्यूट्रॉन्स कहां पे है, प्रोटॉन्स कहां पे है, ये देखने आना चाहिए। अगर आपके पास ये नयन आ गए, ऐसी आंखें आ गई अचानक से, स्वयं साक्षात भगवान ने आज रात को आपके सपने में आया और आपको आशीर्वाद दिया, यहां से ऐसे रोशनी निकला और आपको आशीर्वाद मिला, आपकी आंखों में सीधा गया कि आज से तेरे को एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो एक सॉलिड के अंदर होता है वो दिखेगा, तो आप उस आशीर्वाद को ग्रहण कर लेना। बोलना कि हमको सर प्रभु ये आशीर्वाद मिल गया, अब अच्छा हुआ, क्योंकि अब मैं किसी चीज को देखूंगा। सर आपके मैं इस पेन को देख रहा हूं लेकिन मेरे को पेन नहीं दिख रहा है सर, मेरे को इसके अंदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेन एम होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है वो इस पार्ट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मेन पार्ट मानना कि आपको जो है ये पार्ट दिखना चाहिए, और जब ये दिखेगा तो इसके बाद वाली चीजें इजिली एनालिसिस हो जाएंगी। ठीक है, ये अगर दिखना चालू हो गया तो ये पार्ट जो है वो आप बहुत जल्दी पकड़ लोगे। तो क्या क्या दिखना चाहिए? एटम्स दिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स दिखना चाहिए। तो एक्चुअली में हमारा एक एम होता है। क्या एम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे? एम ये होता है कि हमको जो है इस मटेरियल में एटम्स दिखना चाहिए, और दूसरा क्या दिखना चाहिए सर? आयोन्स दिखना चाहिए। और तीसरा क्या दिखना चाहिए? ओवरऑल वो मटेरियल दिखना चाहिए जिसमें ये प्रेजेंट है। तो आपका वो जो मटेरियल है वो कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्या रहना चाहिए सर? सेमीकंडक्टर दिखना चाहिए। तो ये हमारा एम है। ठीक है, ये हमारा एम है। एटम्स दिखना चाहिए, आयोन्स दिखना चाहिए, और वो मटेरियल दिखना चाहिए। तो अगर एटम्स दिख रहा है तो इसके अंदर का ही कंस्टिट्यूएंट्स है। क्या है? इसी के अंदर का ही कंस्टिट्यूट है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो एक्चुअली सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की बात नहीं करते। आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दिख गया एटम के अंदर या फिर मटेरियल के अंदर, आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स और फिर होल्स अगर आपको दिख गया तो समझ जाला आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस समझ में आ गई। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। तो सर इसको दिखाएगा कौन? स्वयं साक्षात प्रभु आएंगे क्या? नहीं आएंगे, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, आधे एक घंटे का प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद ना आपको ये दिखना चालू हो जाता है। सो वो जो आधा एक घंटा जो प्रैक्टिस करवाना है वो मैं आपको करवा रहा हूं। आज पहला दिन है, फटाफट से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको सारी चीजें दिखनी चालू हो जाएगी। और आज जो है वो आपके सब्जेक्ट का बहुत सारा पार्ट भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप साथ में बने रहना। मैंने आपको बता दिया हमारा एम क्या है। हमारा एम ये है कि हमको एटम्स दिखना चाहिए, आयोन्स दिखना चाहिए, मटेरियल दिखना चाहिए, सेमीकंडक्टर होना चाहिए, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होल्स दिखना चाहिए, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होल्स दिखना चाहिए।
तो ये क्या क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की खोज में निकलते हैं। तो मैं अभी आपको दो चीजें बताता हूं कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखना चाहिए और उसके साथ साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखना चाहिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको किसी मटेरियल के अंदर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स कहां पे एग्जिस्ट करता है ये दिखाएगा। ठीक है, so you have to see where is the electrons, where exactly the electrons are existing and what is the energy of electrons। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा, बाइलैंग्वेल है। सो अगर किसी ने कोर्स लिया है वो ये सोच के मत जाइएगा कि मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूं। सो देर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू सी इन एनी मटेरियल, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर ये एनर्जी क्यों देखना है? क्योंकि स्मार्ट कोर्स है, स्मार्ट तरीके से सोचेंगे आप। ये एनर्जी इसलिए देखना है क्योंकि ईडीसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर में आता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। एनर्जी बैंड और उसके साथ है डायग्राम, ये आपको बनाना पड़ता है। और जब एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। If you want to draw the energy band diagram, if you want to learn how to draw the energy band diagram, then you have to first find out what is the energy of electrons in any material। ठीक है, किसी भी मटेरियल में एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप एनर्जी के बारे में जानते हैं तो पोजीशन के बारे में भी जानते हैं। सो दो बातें आपको सीखने की जरूरत है। पहला, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स इज एग्जिस्टिंग इनसाइड ए मटेरियल and what is the energy of that electrons inside the material। if you know these two things then definitely you can excel in this first unit। अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप फर्स्ट यूनिट में महारत हासिल कर सकते हो। सर मैं महान बन जाऊंगा क्या? यस, महान बनने के लिए महान कार्य करना पड़ता है। आप सोचिएगा कि आप कौन सा महान कार्य किए हैं, ठीक है। नोट्स बाइलैंग्वेज का आप ट्राइलैंग्वेज भी बना सकते हैं। बंगाली है तो बंगाली में लिखिए, इफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया तेलुगु है तो तेलुगु में लिखिए, क्योंकि गेट में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस नहीं है। लैंग्वेज कौन पूछता है? आंसर पूछते हैं, एक्यूरेसी आना चाहिए। सर लैंग्वेज इज नॉट द रेस्ट्रिक्शन इन गेट। आपको कोई थ्योरी यहां पे नहीं लिखनी है, आप जिस भाषा में चाहे उस भाषा में थ्योरी लिखिए, लेकिन आप ना प्रॉपर कनेक्ट करके लिखिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी लाइफ में। तो दो बातें मैंने आपको बताई कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखना चाहिए। तो अगर सबसे पहले यहां पे बात करें कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखेंगे, तो मैं आपको पोजीशन के बारे में डायरेक्टली बता देता हूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए मटेरियल, है ना। ये दो चीजें आपको दिखाई देनी चाहिए। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए मटेरियल, सो डायरेक्टली आई विल से दैट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए मटेरियल, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए मटेरियल। कौन आंसर करेगा? इनसाइड ए मटेरियल, किसी भी मटेरियल में पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, किसी मटेरियल के अंदर पोजीशन या किसी एटम के अंदर पोजीशन। अगर ये दोनों की बात करें तो ये दोनों का एक ही आंसर है, वो है एनर्जी स्टेट। सर कैसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं सब बताऊंगा। एक्चुअली हमारे पास एक जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है, एंड दैट जगह, दैट प्लेस इज नोन एज एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन एनर्जी स्टेट। Are you getting me? Electrons, position of electron in atom is energy state, and position of electron in any material is also energy state. Both the question is having the one unique answer. ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, that is known as energy state. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मटेरियल हो,
या फिर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हो, द पोजीशन एट विच द इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग इज नोन एज एनर्जी स्टेट। ये उसका फाइनल एड्रेस है। और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, in one energy state only one electron can reside. I am adding here, in one energy state, in one energy state, in one energy state only one electron are existing. Only one electron can exist. ये बहुत जरूरी है। अगर मैंने एक एनर्जी स्टेट बना दिया तो वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मटेरियल का मतलब है कि ये इस टाइप का होता है। मटेरियल का मतलब है कोई सॉलिड है। सो इफ यू वांट टू सी एनी मटेरियल, मटेरियल इज नथिंग बट ए सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो पत्थर की तरह हो सकता है। इट कैन बी ए स्टोन और इट कैन बी ए बार। सो दिस इज नथिंग बट ए मटेरियल, ये सॉलिड है। और एटम्स कैसा होता है? एटम्स जो है वो गोल गोल होता है। दिस इज द शेप ऑफ एन एटम। तो अगर आप मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज द शेप ऑफ ए मटेरियल। और एटम कैसा होता है? एटम का शेप ऐसा है। ध्यान से सुनिएगा स्मार्ट तरीके से। मटेरियल के अंदर एटम एग्जिस्ट करता है। यस, मटेरियल के अंदर एटम एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास कई सारे एटम से मिलके एक मटेरियल बनता है। समझते रहेंगे, ये कई सारे एटम से मिलके हमारा एक मटेरियल बनता है। तो ये बहुत सारे एटम से, सर कितने सारे? अरे बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या है? यस, ये मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ एटम से मिलके एक मटेरियल बनता है। तो सर कुल मिला के इस मटेरियल के अंदर एटम ही तो है। मैंने कब मना किया भाई एटम नहीं है? तो आप अगर बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम एनर्जी स्टेट है, तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए मटेरियल भी तो एनर्जी स्टेट होगा। कौन सी नई बात बता दी है? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नई बात बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके पास मटेरियल। इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी ये कंडक्टर भी हो सकता है। इट कैन बी ये इंसुलेटर भी हो सकता है। इट कैन बी ए सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। ये सभी जो है वो एटम से तैयार होता है। एंड व्हाट इज एटम? एटम इज दिस इज द एटम। तो ये आपका एटम है। तो इसका मतलब है कि हमने ये क्या किया, हमने यहां से एक एटम को उठाया और उसको बाहर रख दिया और धीरे से उसके साइज को बढ़ा दिया ताकि आपको दिखे। तो मैंने इसके साइज को बढ़ा दिया, ये मैंने इसके साइज को बढ़ा दिया ऐसा ताकि आपको दिखे, ये ऐसा। तो ये क्या बन गया? ये एटम बन गया। तो मैंने यहीं से निकाला है एटम को। सो एटम इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मटेरियल। एटम इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मटेरियल। एक मटेरियल का ही पार्ट एटम होता है और एटम के अंदर ही एनर्जी स्टेट्स होते हैं। तो बस उसी एनर्जी स्टेट्स को हम लोग निकालेंगे और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढेंगे। फटाफट से आगे बढ़ जाइए। तो मैंने आपको बोला कि फाइनल डेस्टिनेशन और फाइनल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी स्टेट। तो ढूंढने के लिए जाएंगे कि एनर्जी स्टेट कहां है? यस सर, ढूंढ लेते हैं फटाफट से। एनर्जी स्टेट वाई का क्या कहानी है? अब कोई कहीं पे रहता है तो उसका कारण क्या है? सर मैं ना रायपुर में रहता हूं अपने घर में। तो कोई पूछा क्यों रहते हो? अरे भाई मैं इंसान हूं, मेरे इंसान होने का कारण यही है कि मैं घर में रहूं, मैं जंगल में थोड़ी रहूंगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट में क्यों रहता है? अगर ये क्वेरी आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का घर वही है भाई। द रेसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स का घर वही है। हर चीज में वाई नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसके अनुसार मैं फटाफट से जो चीजें कर रहा हूं उसका समझना।
ठीक है, तो मैं यहां पे एक सिलिकॉन लेता हूं, ठीक है, मैं यहां पे एक मटेरियल लेता हूं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है सर 14। ये तो आपको पता होगा ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सर आप सिलिकॉन ही क्यों लिए? क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और मेरे को सेमीकंडक्टर पढ़ाना है, तो मैंने ले लिया सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14 है। इस एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इन जनरल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इस 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये कैसा लिखाता है? 14 का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, फटाफट से समझ लेना, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इस 14 को कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p2। ये आपका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। जर्मेनियम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो एग्जांपल ले रहा हूं। किसी ने बोला जर्मेनियम क्यों नहीं लिया? अरे भाई आप जर्मेनियम भी ले सकते हो, किसने मना किया है ना? जर्मेनियम भी ले सकते हो, जर्मेनियम भी ले सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 32। जितने आपके मुंह में दांत है उसका इतना एटॉमिक नंबर है। द नंबर ऑफ टीथ यू हैव इन योर माउथ इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम। बड़ा इजी है याद करना, 14 और 32। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। किसी भी चीज से डरना नहीं है, डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे हार होती है ना। अगर आप डर गए तो आप हारोगे जरूर, ये तय है। एग्जाम हॉल में डर गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो ये है 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p6, देन 3d10, उसके बाद 4s2 एंड 4p2। ऐसा मैंने लिख दिया। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल लो, आपको लिखना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो मैंने दोनों का लिख दिया। तो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 और 10 हो गया 32। तो मैंने 32 को अरेंज कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या बोलना चाहता है। ये एक्चुअली जैसे हम अपने घर का पता बताते हैं ना, कि उस वाली गली में, उस स्ट्रीट में इतने नंबर का प्लॉट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। सर क्या बात कर रहे हो? यस। सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल टेल द एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वेयर इट इज लोकेटेड। सो ये जो है ये एनर्जी स्टेट का एड्रेस बताता है। सर फिर से रिपीट कीजिए। रिपीट ज्यादा नहीं करूंगा बेटा। सर रिपीट ज्यादा नहीं करेंगे? यस। नहीं, क्योंकि आप तो स्मार्ट है और मैं स्मार्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एड्रेस है, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये हर एक इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में बताता है कि वो कहां पे बैठा हुआ है, वेयर इट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग इनसाइड एन एटम, ठीक है। तो ये जो है ये एड्रेस बता रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पे है? ये जो आपने 2 लिखा है, ये जो आपने 2 लिखा है, ये जो आपने 6 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, दिस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब जो है, इन सब को ऐड करोगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट बता देता है। ये किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देता है। यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? है ना, कितने लोग समझ पा रहे वो बताना। ये एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता है कि वो कितने हैं, ठीक है। और ये जो आपका लिखा हुआ है एस एस पी, तो यहां पे एस हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये आपके सब्सटेंस के बारे में बताता है। और ये जो है 1 2 2 3, सो ये जो आपका 1 2 3 है क्या है सर? ये जो आपका 1 है, फिर 2 है, ये 3 है,
ये आपको शेल के बारे में बताता है, या फिर ऑर्बिट के बारे में बताता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। इसका 3 नाम है, एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। बताऊंगा बेटा, अभी डाउट आएगा। एनर्जी स्टेट के बारे में नहीं बता रहा है, वो सबशेल्स के बारे में बता रहा है। यहां पे कहीं भी मैंने एनर्जी स्टेट नहीं लिखा, आप समझना ध्यान से। 1 2 3 जो है वो शेल है, ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है। ये आपका सबशेल है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट है। तो मतलब ये सभी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे मुझसे पूछेगा तो आप कहां पे रहते हैं, मैं भारत में रहता हूं। सर भारत में कहां पे रहते, उल्लू मत बनाओ। मैं बोला उल्लू कहां बता रहा हूं, भारत में रहता हूं। वैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल में रहते हैं, उल्लू नहीं बना रहे। ये शेल में रहते हैं, ऑर्बिट में रहते हैं, एनर्जी लेवल में रहते हैं। एकदम सच्चाई है। अच्छा, फिर दूसरा पूछा कि सर मैं आऊंगा तो कैसे ढूंढूंगा। ठीक है, तू एक काम करना, तू छत्तीसगढ़ में आ जाना। तो छत्तीसगढ़ जैसे ही बोला, उसने बोला कि अच्छा आप सबशेल के बारे में बता रहे हो। यस, तो ये है इंडिया, ये है स्टेट। सर उस स्टेट में आप कहां पे रहते हो, मैं बोला रायपुर में रहता हूं। अब रायपुर में कहां पे रहते हो, रायपुर में मैं अपनी कॉलोनी में रहता हूं, कॉलोनी का एड्रेस बता दिया। तो उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे अपने एड्रेस के बारे में बता रहे हैं। तो ये है भारत, ये है छत्तीसगढ़। उसके बाद जो एनर्जी स्टेट आएगा वो उसके घर का एक्चुअल एड्रेस है। तो वो एनर्जी स्टेट यहां पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो वो धीरे से दिखने लगेगा। एनर्जी स्टेट शो नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो वो धीरे से दिखने लगेगा। ठीक है, इसी बात को समझते हुए हम यहां पे फटाक से बनाते हैं कि अगर हम लोग एक सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन एक एटम है, और एक एटम के बारे में बोर ने बताया कि एटम जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। मतलब क्या बेटा, मतलब ये कि एटम के बीच में बिल्कुल न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों ओर कुछ कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स है यही एनर्जी लेवल है, और यही शेल है। अच्छा सर फटाक से बताइए, मैंने बोला कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है सबसे अंदर वाला, ये सेकेंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, 3 ऑर्बिट्स है। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी लिखते हैं। ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, और ये n इज इक्वल टू 3 है। इस बात को जल्दी से समझना क्योंकि आप केमिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हो। तो ये 3 अलग अलग एनर्जी लेवल्स है। तो ये जो n इज इक्वल टू 1 2 3 है, 1 2 3 जो मैंने यहां पे लिखा है, ये एक्चुअली क्या है, ये फटाक से मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये आपका एनर्जी लेवल है। दिस इज द एनर्जी लेवल। इसको एनर्जी स्टेट नहीं है, ये एनर्जी लेवल है। इसी को हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, और इसी को हम शेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल और शेल में कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेंटर में है ये कौन है बेटा, सर ये जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये मैंने यहां पे बोल दिया कि बेटा ये जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, फटाफट समझेंगे। ये जो है ये न्यूक्लियस है, मतलब ये सेंट्रलाइज्ड पार्ट है। जैसे सन होता है, सेंटर में प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। यस, एनर्जी लेवल एंड एनर्जी स्टेट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एनर्जी लेवल एंड एनर्जी स्टेट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। लेट मी क्लियर वन बाय वन। आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार जोर से बोल दीजिए जय हिंद, तो मैं आगे बढ़ता हूं। इससे पता चलेगा कि आप कितने लोग एनर्जाइज्ड हैं समझने के लिए। और जितने लोगों को भी फील हो रहा है कि सर मतलब मैं तो नहीं समझना चाहता, मैं तो पैदाइशी स्मार्ट हूं, तो उनके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि नहीं भैया आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं उन लोगों को समझा रहा हूं जो जय हिंद बोलने के लिए रेडी है। ठीक है, हाथ जोड़ दिया मैं। ठीक है, समझते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बड़े आगे। तो ये सेंटर पे जो है वो न्यूक्लियस है, और ये जो है ये सब जो है वो एनर्जी लेवल है, या फिर ऑर्बिट है, या फिर शेल है। बात मेरी समझते रहेंगे, टर्मिनोलॉजी को पकड़ते रहेंगे।
न्यूक्लियस जो है इसकी कहानी ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। किसी ने पूछा क्यों, है ना, ये क्या पता चल गया, लेकिन क्यों पूछा, तो मैंने बोला कि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और प्लस यहां पे न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है सर? प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है सर? न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स का चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स का चार्ज जो है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है ओवरऑल आपका न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि सर यहां पे कितने प्रोटॉन्स होते हैं? पूरे फिजिक्स को हम लोग नहीं जानना चाहते, हम स्मार्ट है, स्मार्ट कोर्स में है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको हल्के से बताया कान में कि इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये किसकी बात है? ये एटम की बात है। तो प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो एटम कैसा होता है? एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। ये बात में बहुत ताकत है, ईडीसी में इस बात में बहुत ताकत है। तो एक एटम जो कि यहां पड़ा हुआ है, इस एटम को हम आइसोलेटेड एटम भी बोलते हैं क्योंकि ये किसी और की इंटरेक्शन में नहीं है। आइसोलेटेड एटम जो है, बारी बात ध्यान से सुनेंगे, ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है सर? ये न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, वो तो न्यूट्रल है सर, हम लोगों की तरह। हम लोगों के रहने नहीं रहने का वो मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि सर जब तक हम कुछ बन नहीं जाते, हम दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। जिस दिन हम पैसा कमाने लगेंगे, जिस दिन हम नेम फेम कमाने लगेंगे, दुनिया के लिए हम इंपॉर्टेंस रखेंगे, उसके बाद जो बोलेंगे वो दुनिया सुनेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी बातें बोलता हूं उसमें बहुत सारा डीप एनालिसिस छपा होता है, बहुत सारी बातें उसमें छिपी होती है। ठीक है, एटम जो है वो कैसा है? न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बराबर है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं? ऑर्बिट्स में। तो किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये आप पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n इज इक्वल टू 1 बोलूं तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये आप पता लगा सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगाने के लिए आप 2n² का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो होंगे 2। उसी प्रकार n इज इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? यहां पे होंगे हमारे पास, बेटा कितने होंगे यही तो पूछ रहा हूं। सर n इज इक्वल टू 2 है तो हमारे पास यहां पे हो जाएंगे 2² डेट इज इक्वल टू 4, 4 2 जा 8। तो यहां पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फिर हम लोग n इज इक्वल टू 3 में आते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 मैंने लिख दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? 3² डेट इज 9, 9 2 जा 18। तो यहां पे आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और अगर मैं n इज इक्वल टू 4 लिख दिया तो 4² डेट इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 2, तो यहां पे 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप ऑर्बिट्स का साइज बढ़ाते रहेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस यहां पे होता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचूं तो पहले ऑर्बिट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर यहां पे आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक और ये 2। दूसरे में कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तीसरे में कितने? 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा प्लेस हो गया।
ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दिया और ये पूरा सज गया. डिपेंड्स अपॉन वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड. नाउ सी हियर, this electron is negatively charged, and this particular region where we are having protons and neutrons, these are positively charged. As we know, the negative charge will always attract positive charge, and there is a strong force of attraction present. तो कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं या फिर कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, ये एक दूसरे से चिपके क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप यहां पे लिख सकते हैं, that force of attraction is equal to k, उसके साथ q1, उसके बाद q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये फॉर्मूला याद है? यस सर याद है. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू. सो इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस r, देन डेफिनेटली अगर r की वैल्यू बढ़ती है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होता है. इसका मतलब है न्यूक्लियस से जो जितने ज्यादा दूर है, द इलेक्ट्रॉन्स विच इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विल हैव लेस अट्रैक्शन फोर्स विद द न्यूक्लियस. द इलेक्ट्रॉन्स विच इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विल हैव लेस अट्रैक्शन फोर्स विद द न्यूक्लियस. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट आउटर मोस्ट जो यहां पे जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट है वो इनर के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विद द इनर इलेक्ट्रॉन्स, these are loosely bonded electrons. There is another one terminology that comes into existence. The electrons which is present here are loosely bonded. तो ये जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये loosely bounded है. Loosely bounded with whom? With nucleus. ये न्यूक्लियस के साथ loosely bonded. Loosely bonded with nucleus. ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड है. तो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के सबसे पास है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ एकदम गजब टाइप का प्यार करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर है वो इलेक्ट्रॉन से उतना ज्यादा प्यार नहीं करता. ठीक है, सर्वर क्रैश हो गया था, क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? आप लोग तो मेरे से बहुत टाइम से कनेक्टेड है. दिस आर लूजली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो अंदर वाला है, दिस इज स्ट्रांगली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस. दिस इज स्ट्रांगली बाउंडेड विथ किसके साथ? सर मेरे साथ नहीं भाई, न्यूक्लियस के साथ. सो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड विथ न्यूक्लियस. यह बात आप याद रखना, ठीक है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स are strongly bounded with the nucleus and outermost shell electrons are loosely bounded with the nucleus. So ये जो electrons है, these are the छोटा बच्चा मतलब the kid which is attracted with the nucleus. So I will give an analogy. What is that analogy? This nucleus consists of neutrons and protons.
These are the parents. And the electrons which is revolving around them, they are the kids. तो ये जो है ये kids है. So this is elder one and this is the younger one. ये जो है ये younger है. तो ये बड़ा बच्चा, ये छोटा बच्चा. So छोटा बच्चा या फिर younger one is strongly attracted with its parents, that is mummy and papa. And this elder one is not strongly attached with its parents. So this is loosely bonded with the nucleus, this is strongly bonded with the nucleus. ठीक है, एक जो है वो लूजली बॉन्डेड है, एक स्ट्रांगली बॉन्डेड है. अब मैंने क्या किया, ये जो है इस एरिया को कवर कर लिया और इसको काट के बाहर निकाल लिया. तो जब मैंने इस एरिया को कवर कर लिया और इसको काट के बाहर निकाल लिया तो मुझे ये दिखने लगा कि मेरे पास नाउ आई कैन सी दैट न्यूक्लियस इज रिसाइडिंग समवेयर हियर. ये मेरा न्यूक्लियस है और जो ऑर्बिट्स है वो ऑर्बिट्स भी मेरे को एक्सप्लोर होकर कुछ ज्यादा डीप में दिखने लगा. सर मैंने देखने की कोशिश की तो और डीप में दिखने लगा. तो अभी अगर मैं ऑर्बिट्स को ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास एक ऑर्बिट है. अगर मैं ऑर्बिट्स को ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास पहला ऑर्बिट है, ये मेरे पास दूसरा ऑर्बिट है, ये मेरे पास तीसरा ऑर्बिट है. इसी में इलेक्ट्रॉन्स लाई करता है. लेकिन मैं ऑर्बिट को और एक्सप्लोर किया तो मुझे कुछ और चीजें और दिखी. वो क्या दिखी, ये मेरा n इज इक्वल टू 1 है, ये मेरा n इज इक्वल टू 2 है, ये मेरा n इज इक्वल टू 3 है, लेकिन ये सभी इंडिया के बारे में बता रहा है. अब मैंने इसको एक्सप्लोर किया, मैं थोड़ा सा इसको गूगल मैप को खोला तो मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कहीं और रहता है. कहां रहता है? द न्यू नेम इज नोन एज सबशेल. फटाफट से अंडरस्टैंड करेंगे. द न्यू नेम इज नोन एज सबशेल. तो इनसाइड द शेल देयर एग्जिस्ट अनदर रीजन. शेल के अंदर हमारे पास सबशेल भी है, शेल के अंदर हमारे पास सबशेल भी है. अब ये सबशेल और शेल, ये दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है ये हम लोग यहां पे बताएंगे. अगर मैं n इज इक्वल टू 1 के बारे में बात किया तो ये मेरा क्या है, ये शेल है. अब ये n इज इक्वल टू 1 में कितने सबशेल्स है इसके बारे में हमको पता लगाना है. तो यहां पे एक ही सबशेल है, that is known as S. Only one subshell, that is known as S. उसी प्रकार n is equal to 2 के बारे में मैं पूछा तो यहां पे क्या थे, n is equal to 2 में यहां पे दो सबशेल थे. उन दो सबशेल्स का नाम क्या है, S and P. उसी प्रकार n is equal to 3 के बारे में मैंने पूछा. So now if you are talking about n is equal to 3, so n is equal to 3 में आपके पास तीन सबशेल है. What are those? n is equal to 3. There are three subshells. Where are those subshells? I will give you an idea. S, P and D. There are three subshells. And for example, if you are talking about n is equal to 4, तो n is equal to 4 में कितने subshells है? Sir, n is equal to 4 में S, P, D and F. There are 4 subshells. So inside the shell there exists a subshell. So how many subshells are present in n equal to 1? Only one subshell, that is S. How many subshells are present in n equal to 2? Here it is n equal to 2. There are two subshells. One is S and one is P. So n is equal to 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? This is S and this is P. Similarly for n is equal to 3, how many subshells? There are 3 subshells. What are those? One is S, one is P and one is D. So I just write here, this is S, this is P and this is D. There are 3 subshells.
दिस सबशेल्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो सबशेल है ये भी इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। सर इलेक्ट्रॉन्स तो घर में रहता होगा ना, रायपुर में थोड़ी रहता है। तो इसका मतलब है इसका घर कहां पे है? घर मतलब ऑर्बिटल। द होम इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। आर यू गेटिंग मी? तो इनसाइड द सबशेल देयर एग्जिस्ट सम ऑर्बिटल। सो नेक्स्ट इज, if you are talking S subshell, we are having only one orbital. Only one orbital. If you are talking about P subshell, there exist 3 orbital. If you are talking about D subshell, there exist 5 orbital. And if you are talking about F subshell, there exist 7 orbital. So how you can show the orbital? If you are talking about S, there exists 1 orbital. If you are talking about S, there exists 1 orbital. If you are talking about P, there exists 3 orbital. If you are talking about S, there exists 1 orbital. P में कितने ऑर्बिटल? सर 3 ऑर्बिटल। और D में ऑर्बिटल कितने? सर 5 ऑर्बिटल। 3 4 1 2 3 4 1 5। So these are the orbitals, and this is the home inside which the electrons are existing. So sir, this is the final destination of electrons? No. Inside each orbital there exist 2 energy states. क्या बात कर रहे हो सर? Yes. Inside each orbital there exist 2 energy states. हर एक ऑर्बिटल में 2 ही एनर्जी स्टेट्स है, 1 2. Inside this there exist 2 orbital. 2 energy states. Inside this there exist 2 energy states. Inside this that means एक घर में, एक हॉस्टल के एक घर में या फिर एक रूम में 2 ही बेड होते हैं ना. Similarly there exist 2 energy states. So there exist 2 energy states. And each energy states consist of only 1 electron. तो अब आप देखिए यहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करता हूं. एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां. यहां पे कैसा एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे कैसा एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां. यहां कैसा एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां कैसा एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां कैसा एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन. तो फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द एनर्जी स्टेट्स. सो इनसाइड ईच ऑर्बिटल देयर एग्जिस्ट 2 एनर्जी स्टेट्स and each energy states consist of only 1 electron. So finally I will write here what you are going to write. Inside each orbital there exist only 2 energy states. 2 एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों एनर्जी स्टेट्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इफ यू राइट इन सीक्वेंस की तरह लिखें तो हमारे पास एक सॉलिड है. सॉलिड जो है वो एटम से बना है. एटम के अंदर हमारे पास एनर्जी लेवल है या फिर उसी को हम शेल बोलते हैं या फिर उसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं. शेल या ऑर्बिट के अंदर हमारे पास होता है सबशेल्स. सबशेल्स के अंदर हमारे पास होता है ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास होता है एनर्जी स्टेट्स. एंड एनर्जी स्टेट्स के अंदर हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन्स. एनर्जी स्टेट्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स. सो एनर्जी स्टेट्स इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सॉलिड के अंदर होता है एटम. एटम के अंदर होता है एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल के अंदर होता है शेल. शेल के अंदर होता है ऑर्बिट. ऑर्बिट के अंदर होता है सबशेल. सबशेल के अंदर ऑर्बिटल. ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी स्टेट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके लिए एक बार भारत माता की जय का नारा लगा देंगे.
अगर आपको ये चीज समझ में आया तो आप बता देंगे, अगर नहीं आया तो भी बता देंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स आप फिर से देख सकते हैं ना, एक बार बता देंगे। ये शेप से देखिए ना, विजुलाइज कीजिए ना, सबशेल और ऑर्बिटल। सबशेल का नाम है एसपीडी, एक्सप्लोर किए तो 3 सबशेल्स दिखे, और ऑर्बिटल जो है वो ये गोल वाला दिख रहा है। किसी को डाउट क्या हो रहा है भाई? ये जो गोल वाला बना है ये क्या है? ये ऑर्बिटल है। ये क्या है? n इज इक्वल टू 3, ये तीनों के लिए लिखा गया है। ठीक है, ये आपका शेल है। और ये जो एसपीडी लिखा हुआ है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट सबशेल्स। ये आपका सबशेल है। ज्यादा डीप में मत जाइए, सिर्फ आपको मैं दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि ये बार बार नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एक एनर्जी स्टेट्स में एक इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है ना। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, कौन बनाने बोलेगा ये सब? नहीं। तो आप जब इसको लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहां पे आपने लिखा है, तो आप देखिए एस में आप 2 ही लिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखते हैं, और पी में आप 6 लिखते हैं, क्योंकि यहां पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? फॉर पी वी आर हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड। 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। कितने एनर्जी स्टेट्स होंगे? 6 एनर्जी स्टेट्स होंगे। 6 एनर्जी स्टेट्स होंगे। ये तो बड़ा सिंपल है सर, मैं तो खाते खाते घूमते भी। उसी प्रकार डी में देखिए, ये डी को कवर कीजिए। डी क्या है सर? डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं सर? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और कितने एनर्जी स्टेट्स होंगे सर? 10 एनर्जी स्टेट होंगे। इसी कारण से यहां पे आप 3D 10 तक लिखते हैं, लेकिन एस में आप 2 तक लिखते हैं, और पी में 6 तक लिखते हैं एनर्जी स्टेट्स। ये बड़ा सिंपल है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सर मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप नारा लगाओ जिंदाबाद का। अगर डाउट है तो फिर क्या ही बोलूं, मतलब फिर स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए कठिन हो जाएगा जिंदगी। जिंदगी जो है वो कठिन हो जाएगी आपकी। हाँ, एनर्जी स्टेट्स ऑर्बिटल के अंदर होता है। एनर्जी स्टेट्स आर रिसाइडिंग इनसाइड द ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल इज द फाइनल बेड वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्टिंग। ये ऑर्बिटल जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है ये एक ही बार देखने के लिए, इसको बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक बार देखना पड़ेगा आपको, इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास
इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो आप एक पोजीशन बना देना और वहां पे एनर्जी स्टेट्स को बना देना और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बना देना। ठीक है, एक बात और सर, क्या है वो बात? एक बात और कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी स्टेट्स में ही लाई करते हैं, कोई भी एनर्जी स्टेट्स के बाहर लाई नहीं करता। दूसरा एक बात और जो मैं बता रहा था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एक दूसरे से पटती नहीं है। दिस आर बिहेविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। हाउ? बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन्स इफ इट इज स्पिनिंग, एक इलेक्ट्रॉन अगर अपने ही पोजीशन पे ऐसा घूम रहा है तो एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हस्बैंड जो है वो बोलती है ये चीज करना है, तो वाइफ बोलती है कि ये नहीं करना है, तो दोनों का स्पिन जो है वो उल्टा रहता है। तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये अपने ही पोजीशन में रिवॉल्व हो रहा है या फिर घूम रहा है, तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला बोल रहा है कि मैं क्लॉकवाइज नहीं घूमूंगा भाई, मैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये ऐसा घूम रहा है। सो दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग ऑपोजिट टू ईच अदर व्हाइल इट इज स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक्सिस पे भी घूमता है और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है। जैसे सूर्य के अराउंड अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमता है, जिसकी वजह से सुबह शाम होता है, और 365 दिन होता है क्योंकि वो सूर्य के अराउंड पूरा घूमता भी है। तो उसी प्रकार दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड what is the actual position of the electrons. So I will take a small break, that is known as tea break, coffee break, biological break, and after that we will return and again we are trying to understand what is the energy of electron in different orbits. So एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों ने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो जिंदगी में पहली बार देख लिया, लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है। छोटा कर दिया मैंने, सर वो सब चीजें याद रखना है क्या? नहीं बेटा, कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी स्टेट में लाई करता है। बाकी सब आपकी किस्मत है जो आपके साथ खेलेगी। तो आप समझ जाना कि सर बाकी सब किस्मत का खेल है। बस मुझे इतना ही याद रखना था कि एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और ये सभी चीजें क्या काम आती है? ये सब चीजें इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस को लिखने के काम आती है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4d, इस तरीके से लिखने में काम आती है, बाकी कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो हम ब्रेक के बाद आएंगे और ब्रेक के बाद आके हम यहां पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में फटाफट से एनालिसिस कर देंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में फटाफट से एनालिसिस कर लेंगे। किसी भी बंदे को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अगर नहीं डाउट है तो कंटिन्यू हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, समय की सीमा जो है वो कम है और समय सीमा को देखते हुए फटाफट से आगे बढ़ना ही सही है। ठीक है, अगले 2 घंटे में हमको काफी सारा चीज पढ़ना है और काफी सारी चीज पढ़ने के लिए आपका बिल्कुल ध्यान जो है वो केंद्रित होना चाहिए इस चेहरे की ओर और इस बोर्ड की ओर। अगर ध्यान जो है वो इधर उधर भटका तो दुर्घटना घट जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो आई विल टेक ए स्मॉल ब्रेक, दैट इज नोन एज टी ब्रेक। आफ्टर ब्रेक जो है हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे।